हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो हमारा बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए था। इसका फ़ायदा आपको 4.0 के लिए भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अभी हम लोग SCERT की किताबें कर रहे थे और SCERT की किताबों में हम लोग 8वीं क्लास का बुक्स है इसका स्टडी कर रहे थे और इसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में हम लोग 1885 से लेकर के 1947 तक के जो कालखंडों में जो भी हुआ उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग लगभग इस यहाँ से 2 क्लास को ख़त्म किया, ये हमारा तीसरा क्लास है इसमें। तो देखेंगे हम लोग स्वराज की चाहत। स्वराज की चाहत में क्या क्या बातें हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है और फैक्ट भी है। बहुत ऐसी बातें हैं जो इतिहास के पन्नों से हमें सीखने को मिलता है। इतिहास जीवन को सिखाता भी है और जीवन में बहुत कुछ देता भी है। कहा जाता है कि जो लोग अपने अतीत को नहीं जानते, जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, वो लोग एक नया इतिहास नहीं रच सकते, नहीं लिख सकते। हालांकि कंपटीशन को फाइट करने के लिए BPC टीचर के द्वारा, मतलब टीचर की जो बात हो रही है, तो टीचर बनने के लिए आपके अंदर वो सारी मौलिकताएं भी होना बहुत ज़रूरी है। एक बेहतर टीचर बनने के लिए, क्योंकि आप भावी टीचर हैं, कल के समय में आप बहुत ही खूबसूरत भविष्य को बनाने वाले हैं, आपके हाथों से ही रचना होने वाली है। इसलिए आपके अंदर वो सारी मौलिकताएं, सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है होना चाहिए और वो सब चीज़ें इतिहास पढ़ने से ही प्राप्त होता है। हम ये बार बार कहते हैं कि ये किताबें बहुत कुछ देती है आपके कंपटीशन के लिए, खास करके बहुत ही बेहतर बुक है, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। इसीलिए देखिएगा, अधिकतर लोग यही कहता है कि आप NCERT की किताबें पढ़िए, आप SCERT की किताबें पढ़िए। मेरा मानना है कि SCERT की किताबें जो है बहुत ही दमदार है। अगर हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर ले तो BPSC के द्वारा जितने भी आयोजित होने वाले एग्ज़ाम है वो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्वराज की चाहत क्या है ना। स्वराज की चाहत, यहाँ से प्रश्न जो है देखिए 11 और 12 की अगर हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को, तब वहाँ पे बहुत डिटेल्स में मिलेगा यही सब चीज़ें। जितना है हम कोशिश करेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा बताने का, ताकि बाउंस ना करे, है ना। दोनों चीज़ें ध्यान में रखा जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते, है ना, 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते देखिएगा, हम लोगों ने ये कहा कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम लोग 3 भागों में अगर डिवाइड करें तब पढ़े तो बहुत ही आसान हो जाता है इतिहास को समझना और पढ़ना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1885 से लेकर के 1905 के कालखंड जो हैं उसको हम लोग नरम पंथ के नाम से जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसमें उदारवाद जो लोग शामिल थे, जो विचारधाराओं से शामिल थे, जो उदारवादी थे, जो चाहते थे कि अनुनय विनय के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, या ये सोचते थे कि शायद मतलब एक भरोसा था अंग्रेज़ी हुकूमत के ऊपर, और एक जो विश्वास था जिसके वजह से वो नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी नाखुश हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो विचारधारा, जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो नरमपंथी थे, उनके बहुत सारे जो राजनीतिक जो एक उद्देश्य था उसकी प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी भी धारा आगे आगे बढ़ रही थी जो ये चाहते थे कि इन पर विश्वास करना धोखा ही होगा। और यही वजह होता है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों ने रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर थी उसके द्वारा वो चाहते थे कि नहीं, हमें दूसरे तरीके से, तरीका, उद्देश्य दोनों का एक ही था लेकिन तरीका अलग अलग था, वो तरीका बदल देना चाहते थे, क्योंकि उनको अंग्रेजी इरादों पे उनका भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। और यही वजह था कि उनको लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कालखंड हो जाता है हमारा उग्रवादी के रूप में हम लोग देखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो उग्रवादी के जो जन्मदाता हैं बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे 19वीं सदी के अंतिम दशक तक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता
ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीति तौर तरीकों से असहमत दिखने लगे थे, वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। जो नरमपंथी जो लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, और शामिल होने वाले वो जो लोग थे जो सक्रिय राजनीति में दूसरे तरीके से वो चाहते थे इसमें भागीदार को सुनिश्चित किया जाए। जैसे आप कह सकते हैं लाल बाल पाल का जो विचार था बिल्कुल अलग था, और जो उदारवादी और जो नरमपंथी नेता थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके विचारों के ये प्रबल विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से अगर हम लोग झुक करके अगर हम लोग अनुनय विनय के माध्यम से अगर हम स्वराज्य की चाहत और मांग रखते हैं तो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। और यही वजह था कि इन्होंने अपना जो नीति था, जो क्रियाकलाप था, वो बदल देना चाहते थे, प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, याद रखिएगा कहाँ पे, तो बंगाल में बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, और पंजाब में, जिसको पंजाबे शेरे पंजाब कहा जाता है, पंजाब में लाला लाजपत राय हो जाते हैं, और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इन्होंने ही प्रार्थना निवेदन की बजाय रचनात्मक कार्यों एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। यही है लाल, बाल और पाल के नाम से भी ये जाने जाते हैं तीनों लोगों के बारे में। थोड़ा सा जानकारी हासिल कर ले क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को देखिएगा सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले लोगों में शामिल हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो स्पीच था वो सबसे ज़्यादा देते थे, जिसको आप भड़काऊ भाषण भी बोल सकते हैं। लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का बहुत बेहतर इनके पास समझिए कि स्पीच में वो ताकत थी, उद्यम थे। इनको उग्रवादी आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। उग्रवादी आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण कुल में हुआ था, है ना, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। कुछ चीज़ें हम लोग जान ले। इन्होंने अपना गुरु जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया। अपना गुरु जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन के समय होम रूल आंदोलन इनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और इसी समय उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली, है ना। होम रूल आंदोलन के समय इनको लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुआ। और ये पहली बार कोल्हापुर के राजा के विरोध में कुछ बोल दिए, विद्रोह कर दिए, जिसके वजह से इन्हें पहली बार 4 माह का सजा हुआ, है ना। ये कोल्हापुर, सर्वप्रथम कोल्हापुर राज्य के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिए, जिसके वजह से 4 माह का इनको सज़ा मिला पहली बार। हमारे भारत में सामाजिक संरचना भी कुछ अलग थी। आप कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता जो चेतना होती है, जो चेतनशील जो लोग होते हैं, जिसके बारे में अंग्रेजी हुकूमत कहती है कि जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव में एकदम बटा हुआ है, इसके अंदर वो राष्ट्रीयता नाम का कोई चीज़ नहीं है। और ये बात जो भी राष्ट्रीय नेता थे ये अच्छी तरह समझते थे कि हमारे भारत में या हमारा भारत का जनमानस इसके लिए तैयार नहीं है। और यही वजह था कि सारे जो क्षेत्र भूभाग के जो लोग रहने वाले थे वो लोग अपने अपने जगहों से राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने के लिए और विकास करने के लिए काम कर रहे थे। कुछ लोग धर्म का सहारा ले रहे थे, कुछ लोग अतीत की बातें बता रहे थे, कुछ लोग अपनी जो विरासत में मिला हुआ जो हमारा समाज, सभ्यता और संस्कृति था उसकी गुण गाथा बता करके सामने वालों का दिल जीत रहे थे और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को समझिए कि जन्म दे रहे थे। और इसी कड़ी में बाल गंगाधर तिलक का भी स्थान आता है। उन्होंने देखिएगा 1893 ईस्वी में पूछा जाता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 ईस्वी में उन्होंने गणपति उत्सव मनाई। 1893 में देखिएगा ये गणपति उत्सव मनाते हैं, है ना। गणेश जो पूजा है
और आज के समय में अगर देखा जाए तो गणपति उत्सव की अगर बात करें तो पूरे भारत में आज जो गणपति उत्सव की बात हो रही है ना, गणपति उत्सव की जो बात हो रही है वो सब बाल गंगाधर तिलक का ही देन हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1895 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे शिवाजी उत्सव मनाई जाती है ना, शिवाजी उत्सव मनाई जाती है। और ये सब चीज़ें इसलिए मनाई जाती है ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा सके। सॉरी, राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा सके। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। याद रखिएगा, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तिलक से, इसलिए हम यहाँ पे जब तिलक की बात हो रही है, बाल गंगाधर तिलक की, लाल बाल पाल की, तो थोड़ा चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। तब हम लोगों ने देखा 1893 में गणपति उत्सव मनाई जाती है और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। आगे और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक और भी है, युवाओं को अपने पक्ष में लेने के लिए, युवाओं को क्रांतिकारी बनाने के लिए, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी एवं अखाड़ा, है ना, अखाड़ा क्लब की स्थापना किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाठी एवं अखाड़ा क्लब की स्थापना किया जाता है। इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी चाहते थे कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, और यही वजह होता है कि इन्होंने केसरी नामक पत्रिका, है ना, केसरी नामक पत्रिका जो मराठी भाषा में था, केसरी नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। उसके बाद जो दूसरा पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है इनका मराठा, और मराठा जो लिखा गया वो अंग्रेजी भाषा में होता है, अंग्रेजी भाषा में होता है। और इसका संपादन, इस पत्रिका का संपादन भी बाल गंगाधर तिलक करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे गीता रहस्य का, है ना, गीता रहस्य उनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गीता रहस्य जो है किनका लिखा हुआ पुस्तक है, किनका ग्रंथ हो जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। एक और भी पुस्तक उन्होंने लिखा था जिसका नाम है द आर्टिक, ठीक है, द आर्टिक होम ऑफ बेदाज, द आर्टिक होम ऑफ बेदाज हो जाता है, होम ऑफ बेदाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और देखिएगा 1896-97 में इनको 18 माह की सज़ा हो जाती है। 1896-97 में इनको 18 माह की जेल हो जाती है। एक समय आता है कि पुनः इनको जेल की प्राप्ति होती है, वो भी 6 साल के लिए, है ना। अब देखिएगा 1908 में इनको पुनः जेल हो जाती है, वो भी 6 साल के लिए जेल हो जाती है। 1916 में उन्होंने होम रूल पूरा डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको। होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा किया जाता है 1916 में। यहीं पे इनका प्रसिद्ध जो कथन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे ले करके रहेंगे, यह बहुत इम्पोर्टेंट इनका कथन है। और जो नारा है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें। और देखिएगा लास्ट में क्या हुआ कि वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा, यहाँ पे देख लिया जाए। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा, भारतीय अशांति का जनक कहा। पूछा जाता है कि किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। इसी की मुकदमा लड़ने के लिए लंदन चले जाते हैं, जिसके वजह से राष्ट्रीय जो चेतना थी, जो बहुत तेज़ी से उभर रहा था, उसमें थोड़ा कमी आ गई। और एक चीज़ और भी बता दें आपको, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाता है। 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 को होता है। और इसी दिन 1 अगस्त के दिन ही असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। तो भरोसा इनको नहीं था। संगठन को ताकतवर
संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना चाहते थे ताकि स्वराज्य के लिए अंग्रेजों से लड़ सके। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया तथा स्वराज्य के साथ साथ स्वदेशी की महत्ता पर भी बल दिया। भारत के लोगों में ये बात कहाँ थी? भारत के लोगों को ये बात पता भी नहीं था कि राष्ट्रीयता भी कोई चीज़ होता है, राष्ट्रीयता भी कोई भाग होता है, राष्ट्रीयता भी कोई जीवन का एक हिस्सा होता है। यही वजह था कि राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का डर था कि अगर भारत के लोगों में ये सूझबूझ अगर नहीं आती है, ये जागरूकता अगर नहीं आती है, तो शायद हम भारत की जो स्वराज्य चाहते हैं उसे मिलने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। उग्रवादी जो नेता थे, जो गर्मपंथी नेता के तौर पे हम लोग जानते हैं, वो चाहते थे कि बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हो, विकास हो। और यही वजह था कि उन लोगों के द्वारा जो योजना, जो संगठन बनाई गई थी, वो गांव-गांव तक घूम करके लोगों को जागरूक बनाया जा रहा था। और भारतीय के ऊपर जुल्म भी किए जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आप देखिएगा, जो ब्रिटिश हुकूमत भी बहुत ऐसे काम कर रही थी जिसके वजह से लोगों के अंदर क्या था, जागरूकता पैदा हो रहा था, जिसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रार्थना एवं प्रतिवेदन की नीति क्या है, शिक्षकों से चर्चा करें, है ना। ये CRT की किताबें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। देखिए, बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन, है ना, बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन। आपको ये बात पता होगा, अगर बंग भंग की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिएगा इसका जो बंगाल विभाजन का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था। हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहे थे। उनके अंदर जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी, बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रही थी। इसी को तोड़ने के लिए कर्जन ने इसे डिवाइड कर दिया, इसको बांट दिया। और यह जो घोषणा हुआ बंगाल का विभाजन, जो प्रस्ताव लाया गया, वह 20 जुलाई, पूछा जाता है 20 जुलाई 1905 को आया। 20 जुलाई 1905 को आया, इसकी घोषणा किया गया। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो था वो प्रभावी हो गया। क्या हो जाता है, इसी समय बंगाल का विभाजन क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। और इसे ही हम लोग बंग भंग के नाम से जानते हैं, इसे भी हम लोग बंग भंग के नाम से जानते हैं, है ना। इतना याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को हुआ था। 1905 में ही जितना भी डेट है उसको 2-4 और भी करके पढ़िए ताकि आपको याद रहेगा, है ना। और यहाँ पे देखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। और इसी दिन बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। और इस समय 1905 की बात करें तो 1905 में कर्जन के द्वारा यह काम किया जाता है। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। और यही जो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है, इसे ही हम लोग बंग भंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है कि उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के प्रदेश थे। इसका मतलब बहुत बड़ा था। अंग्रेजों का तर्क था कि चूंकि यह प्रांत काफ़ी बड़ा है, अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था, उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया जाए। देखिए, अंग्रेजी हुकूमत को ये बात का पता था, पहले से वो लोग जानते थे। सामाजिक संरचना के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तभी तो गाली दिया, बहुत सारी बातें ऐसी कह डाले। और उनको भारत पे हुकूमत करना और भारत को गुलाम बनाना, ये सब चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। क्योंकि जब विभाजन होती है
जब बिलगाव और अलगाव की स्थिति होती है तो उस समय कोई बाहरी तत्व आकर के बहुत आसानी से राज कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वजह था कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी, और हिंदू मुसलमानों के जो बीच का जो संबंध था बहुत ही प्रगाढ़ हो रहा था। इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का भी जो भावना जो थी वो भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का डर था कि अगर बंगाल में जो बहुत बड़ी बहुल क्षेत्र आबादी वाला जो क्षेत्र था, अगर इसमें राष्ट्रीय चेतना का तीव्र गति से अगर विकास हो गया तो फिर हमें ज़्यादा दिनों तक रहना मुश्किल होगा। और यही वजह था कि उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को अपनाई, और ये देखिएगा ये समझ गए, तब उन्होंने बंगाल का विभाजन करना शुरू किया और हिंदुओं को अलग दिया और मुसलमानों को अलग दे दिया। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे या हिंदू समुदाय के जो लोग थे आपस में इस संबंधों को बरकरार रखना चाहते थे, यानी कि राखी दिवस भी मनाई गई और उन्होंने गंगा में स्नान करके व्रत धारण किया कि हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाएंगे। हालांकि आगे चल कर के बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में। आप देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिंटो धूतवी के द्वारा अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग का 1906 में गठन हो जाता है, जिसकी स्थापना ढाका में होता है और मुख्यालय आपका लखनऊ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें कहता है एक दूसरे से विभाजित किया, और इस विभाजन में बंगाल भाषी क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया तथा भिन्न भौगोलिक तथा भाषाई स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखा गया, है ना। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या कहता है। यहाँ पे देखिए कहता है कि राष्ट्रवादियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करजन के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इतना भी याद रखिए, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है तो इसी दिन शोक दिवस भी मनाई जाती है। भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे जो थे गूंज उठे। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसमें तिलक भी उपस्थित थी। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो बहुत सारे विद्यार्थी थे, बहुत सारे किसान, आप देखेंगे यहाँ तक कि आप देखिए बहुत सारी महिलाएं भी थी जो इसका विरोध करने लगी। राष्ट्रीय नेताओं में वो लोग भी थे जो बहुत तीव्र गति से हर जगह पे इस चीज़ को फैलाना चाहते थे ताकि विरोध हो सके। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं जो भारत में ला करके बेची जा रही थी उसका विरोध करने का यहीं पे प्रस्ताव लागू किया गया था। उसको जलाने का भी काम किया गया, उसको नेगलेक्ट करने के काम किया गया और बहुत सारे चीज़ों को अस्वीकार किया जाने लगा। यही चीज़ें कहता है कि तिलक भी उपस्थित है। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूलों एवं कॉलेजों तथा वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन को देश के कोने कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया और बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय कर रहे थे, है ना। तिलक और लाला लाजपत राय कर रहे थे। तिलक को देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में कर रहे थे, है ना, और लाला लाजपत राय ये पंजाब में कर रहे थे, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। एक चीज़ और भी हम लोग देखें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो लाला लाजपत राय को हम लोग शेरे पंजाब कहते हैं, है ना, शेरे पंजाब कहते हैं। और इन्होंने तिलक के साथ मिलकर के आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर के भाग लिया था। इसलिए ये 3 और 4 जो नाम है हमेशा जुड़ा रहता है, लाल, बाल और पाल, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा और भी देखेंगे। इन्होंने एक पत्रिका, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है जो पूछा जाता है पंजाबी द पीपुल, है ना, याद रखिएगा, पंजाबी द पीपुल इन्होंने लिखा, पूछा जाता है। दूसरा जो इनका जो पुस्तक है वो हो जाता है यंग इंडिया, है ना,
यंग इंडिया हो जाता है। यंग इंडिया आपको महात्मा गांधी भी लिखते हैं। एक और भी पुस्तक है जो बहुत ही, पत्रिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है अनहैप्पी इंडिया, है ना। एक और भी है अनहैप्पी इंडिया हो जाता है। देखिए ये जो लाला लाजपत राय हैं, ये लाला लाजपत राय एक ये कह सकते हैं आर्य समाजी थे, है ना, आर्य समाजी थे। और इतना याद रहना चाहिए कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया था तब इन्होंने विरोध किया था और उसी समय इनको लाठी से सर पे चोट लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय में इन्होंने नारा दिया था कि मेरे शरीर पर, है ना, मेरे शरीर पर पड़े हुए लाठी का एक एक प्रहार क्या होगा, एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक कील के समान होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कील के समान होगा। इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े हुए लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का एक एक कील के समान होगा। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सरकार ने दमन का सहारा लिया और आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। अखबारों पर जुर्माना लगा दिया गया और राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया और तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों के कारावास की सजा दे दी गई। आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, लेकिन युवा राष्ट्रवादियों में आक्रोश बरकरार था। ये लोग अंग्रेज अफसरों की हत्या करके उनके दमन का जवाब देना चाहते थे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सांप्रदायिकता का बीजारोपण यहीं पे हो जाता है। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन में भरपूर मदद की थी। और यहीं पे देखते हैं हम लोग, लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की और 1909 में सरकार ने इसे क्या किया, मान लिया। और यही वजह था कि आगे चल कर के भारत का बंटवारा हो गया पाकिस्तान के रूप में। अगर यहाँ पे पृथक निर्वाचन की प्रणाली को अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया होता तो शायद ऐसी संभावना नहीं बनती। शायद आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित एवं स्वार्थ की बात करने लगे। इसी समय पंजाब में हिंदू सभा नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया। इसका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 में किया गया और दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे, जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिक विचारों से कमजोर हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद से अतिवादी जो क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ, जो असंतुष्ट युवा वर्ग के लोग थे, जो चाहते थे कि पिस्तौल में लोगों की हत्या में ही वो अपना यकीन और विश्वास रखते थे, उनका भरोसा था। इसीलिए देखिएगा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स तो नहीं है, थोड़ा सा है, बट अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। अतिवादी क्रांतिकारी, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश सत्ता से असंतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार भी पनपने लगा था। यह युवा क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। इनके पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता था और खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था, बाकी कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई। इन्होंने गलती में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती में किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया गया और बग्घी में सवार कैनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई और अस्पताल में कैनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया।
खुदीराम बोस रातों रात मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई है, पूछा जा सकता है एकदम डायरेक्ट बिहार से, है ना। जब उन्होंने बम फेंका तब वो रातों रात पैदल, मीलों पैदल चलने के बाद वो कहाँ पहुँचे, तो बैनी रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, ठीक है। और ये सब चीज़ें किताब में ही मिलता है। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि बैनी रेलवे स्टेशन, तो पता चलेगा किसी मैगजीन में और किसी के नोट्स में नहीं है। ये सब चीज़ें बुक्स में ही मिलता है और ऐसे ही प्रश्न निकाल के पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। कुछ लोगों द्वारा इस घटना की चर्चा चल रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहाँ के लोगों को इन पर शक हुआ और पकड़े गए और मुकदमा चलाकर इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। और ये भी सवाल पूछे जाते हैं, कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को दिया गया। कैनेडी पर बम कब फेंका गया? तो 30 अप्रैल 1908 को फेंका गया और इनको फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड से एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय में तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किसका? तो देखिएगा, तिलक एक ऐसे भाषण दिए थे जिसमें 1897 को पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना, तब कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा के तरफ, यहाँ पे देखिए, प्रजा की तरफ खींचता। दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अगर काम को साहसपूर्वक सही अंजाम देने की दृष्टि से देखा जाए तो चापेकर बंधुओं के काम को बंगाल की घटना से श्रेष्ठ मानना होगा। चापेकर बंधु और बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याएं साधारण हत्याओं से भिन्न थी, क्योंकि अंजाम देने वाले समझते थे कि राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यद्यपि मुजफ्फरपुर और पूना की दोनों घटनाओं का उद्देश्य एक ही था, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना का दृष्टिकोण व्यापक था, क्योंकि पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का कारण पूना की अव्यवस्था और अत्याचार था, जबकि मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल का विभाजन था। इतना याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन था। पृथक निर्वाचन मंडल का के मतलब क्या होता है? तो देखिए, किसी खास धर्म, है ना, पृथक निर्वाचन मंडल का यहाँ पे हम लोग देखते हैं, किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाना, इसी को पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। अगर कोई नेता खड़ा हो जाता है तो सिर्फ उसी के जाति के लोग वोट देंगे और उसी के लिए वो काम करेगा, है ना। पृथक निर्वाचन मंडल की बात होती है। और यहाँ पे सांप्रदायिकता का मतलब जो है, किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना, है ना, इसको हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। तो चलिए, हम लोग इसके बाद से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा गांधी का आगमन, है ना। इसके बाद हम लोग गांधी का जो आगमन है वो शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बीपीएससी टीचर के लिए एकदम लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए और निश्चित तौर पे हो जाएगा। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का कैंसिल हुआ है, उसको पेपर को देखते हुए अगर आप दिए होंगे और 1 और 2.0 का अगर प्रश्नों का अध्ययन अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्वाधिक जो प्रश्न है SCERT से ही पूछे जाते हैं, NCERT से ही पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा गहराई में पढ़ लीजिए, एकदम निश्चित तौर पे आप फाइट कर जाइएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, अच्छा लगता है कमेंट्स करेंगे तो, और अपने दोस्तों और साथी संगियों के बीच में ज़रूर इसे एक बार शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।